आज की मेजर न्यूज़ में कवर करेंगे कि इसरो का मिशन अगेन फेल हो चुका है, क्या यहाँ पर चीज़ें जो पब्लिक की गई हैं सरकार के द्वारा, क्या रीजन दिया गया है, उसको डिस्कस करेंगे। देन इंडिया और जर्मनी के टाइज किस तरीके से बेटर हो सकते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आगे कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। अनपैक सिलिका है क्या, एंड इंडिया को फाइनली इन्विटेशन आ चुका है, सो व्हाट डज इट मीन, एंड कैसे जो चीज़ें हैं वो चेंज हो सकती है आने वाले टाइम में यूएस के साथ इंडिया की। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फ्रॉम द हिंदू फॉर द डेट ऑफ 13 जनवरी 2026 एंड रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो पहले सिंपल से एक न्यूज़ के साथ शुरू करते हैं, जो कि अब जिस तरह के क्वेश्चन जनरली आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। सो अब वो क्या है कि हैमनेट एंड वन बॉटल आफ्टर अनदर, अब उनकी सुप्रीमेसी यहाँ पर देखने को मिली, क्योंकि इनको अवार्ड्स यहाँ पर मिले हैं 83rd गोल्डन ग्लोब्स के अंदर। तो मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री यहाँ पर बता दूँ, बस आपको जो पता होना चाहिए कि हॉलीवुड मूवीज़ को जनरली यहाँ पर मिलती है, या हॉलीवुड की जो मूवीज़ हैं या डिफरेंट जॉनर्स के अंदर अवार्ड्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। 1944 के अंदर इसको शुरू किया गया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। धीरे धीरे करके ओरिजिनली हॉलीवुड मूवीज़ के लिए ही था, धीरे धीरे करके देखो अब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में इन्वॉल्व कर दिया गया है। तो नॉन इंग्लिश मूवीज़ के अंदर भी अब यहाँ पर अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी मूवी नॉमिनेट हुई है अकॉर्डिंगली। बस आपको ये देखना है कि सागा एक मूवी है, सागा रेवोल्यूशनरी सागा, सागा मीन्स के डिफरेंट पार्ट्स एक मूवी के जैसे आ रहे हैं, जिसका नाम है वन बैटल आफ्टर अनदर, ठीक है। उनको 83rd गोल्डन ग्लोब जो अवार्ड्स है उसके अंदर कॉमेडी कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अगर आप देखो ड्रामा मूवी के अंदर हैमनेट को यहाँ पर जो है अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अब बेस्ट फिल्म के लिए अगर आप देखो तो वो सिनर्स को दी गई है। हैमनेट स्टार जो है उनको यहाँ पर बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, ठीक है। एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम जो हॉलीवुड मूवी जिसमें 74 ईयर वेटरन जो एक्टर है, ठीक है, उनको अवार्ड दिया गया था। तो सेंटिमेंटल वैल्यू जो है इसकी और भी ऐड हो गई थी। सिंपल सी क्वेश्चन था, सिंपल सा ही। अब दो न्यूज़ थी, सिंपल सा ही क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगी। सिंस अब बाकी एग्जाम्स को भी हम केटर कर रहे हैं, थोड़ी लार्जेस्ट ऑडियंस होती जा रही है, सीरियस क्वेश्चंस भी होंगे, प्लस अलॉन्ग विद दैट सिंपल क्वेश्चंस को भी ऐड कर रहे हैं। हु वन द मिस यूनिवर्स टाइटल इन 2025? फातिमा बॉश, प्रणवीर सिंह, स्टेफनी अब्साली या अतिसा मनानो? सो वेरी वेल सिंपल सा क्वेश्चन था। आंसर है क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, फातिमा बॉश, ठीक है। फातिमा बॉश जो है वो मेक्सिको से है, ठीक है। एंड उसके बाद फर्स्ट रनर अप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अकॉर्डिंगली आपको ये क्वेश्चन के ऑप्शंस जो है वो दिए गए थे। देन सोलर इंडस्ट्रीज विश टू लिस्ट फॉर यूनियन बजट। तो अब सोलर इंडस्ट्री के बेसिस पे अगर हम देख रहे हैं कि हमने एक तरह से 128% ग्रोथ जो है वो विटनेस की है इन द सिंगल ईयर, ठीक है। ये हमारे पास स्टेटमेंट या लास्ट टाइम पे हमने जो न्यूज़ डिस्कस की थी उसके अकॉर्डिंगली बात कही गई थी। तो अब यहाँ पर अब ये चीज़ को तो आइडेंटिफाई कर लिया गया ना कि जो आपके पास यहाँ पर एबिलिटी है सोलर एनर्जी को फर्दर डेवलप करने के लिए, क्यों? क्योंकि वो रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो इससे क्या है, आप इसमें पोटेंशियल अगर देख रहे हो, आप देख रहे हो उसका आउटकम भी बेटर आ रहा है, तो गवर्नमेंट वुड वांट कि हाँ इसके अंदर हम और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। अब जो लोग हैं उसके साथ एसोसिएटेड है इस इंडस्ट्री के साथ, दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि जो बजट के अंदर उनको थोड़ा सा और ज़्यादा यहाँ पर राहत देखने को मिले, क्योंकि धीरे धीरे करके डिमांड भी बढ़ रही है, सप्लाई जो है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर रखनी पड़ेगी, है ना। तो डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं। तो न्यूज़ के अंदर है कि इट कंटिन्यूज टू एक्सेलरेट, जो इंडिया का सोलर एनर्जी सेक्टर है इट इज कंटिन्यूइंग टू एक्सेलरेट। डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है एक इनहैंस प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव चाह रही है, मतलब कि सेकंड इंस्टॉलेशन या सेकंड इंस्टॉलमेंट पीएम कुसुम के अंडर उनको यहाँ पर मिल जाए। पीएम कुसुम के बारे में हम क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करेंगे। अब उसके अंदर क्या है, वायबिलिटी गैप फंडिंग अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेट पोटेंशियल फॉर एनर्जी स्टोरेज इन द अपकमिंग यूनियन बजट। तो सोलर एनर्जी के केस में मैंने आपको शायद कल भी बताया था, स्टोरेज को लेकर बहुत ज्यादा इशू आता है, ठीक है। तो अब आप जो कॉस्ट आपको सरकार दे रही है ना, अब जो कॉस्टिंग हर एक व्यक्ति की खुद से पर्सनली आ रही है इंडस्ट्री के बेसिस पे, क्योंकि जो इंडिया के द्वारा सोलर पैनल्स बनाए जा रहे हैं, एक सिनारियो यहाँ पर ये भी है कि सोलर पैनल्स के ऊपर जो R&D की गई है उसके हिसाब से जो चाइना है दे आर डूइंग मच बेटर। तो इंडिया के अंदर इंपोर्ट होता है ऐसा बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो कि सोलर एनर्जी के साथ, सोलर पैनल्स के साथ डील करते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली WTO के अंदर भी यहाँ पर चाइना ने कंप्लेंट भी की थी इंडिया की, ठीक है। सो एट व्हाट कॉस्ट, ठीक है, कि अब जो इंडिया में डोमेस्टिकली प्रोड्यूस पैनल्स होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं एज कम्पेयर टू व्हाट वी इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, ठीक है। तो इसी वजह से ये रिपोर्ट जो है या जो हमारे खिलाफ कंप्लेंट भी हुई, इंडिया के खिलाफ कंप्लेंट भी हुई WTO के अंदर, है ना। तो अब जो कॉस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बनाने पे आती है उसके बीच में एक जो गैप है उसको हम वायबिलिटी गैप बोलते हैं, कि वो गैप सरकार थोड़ा बहुत और फिल कर सके तो ये जो इंडस्ट्री को बूस्ट और ज्यादा हो सकती है। तो इसी वजह से जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सकती है, क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूस डिमांड रहेगी तो प्रोडक्शन यहाँ पर होती रहेगी, तो सप्लाई भी होती रहेगी। तो धीरे धीरे करके आने वाले टाइम में जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी, सप्लाई होती जाएगी, एंड ऑल टुगेदर आप देखोगे जो प्राइस है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई मार्केट में बहुत ज्यादा हो गई है ना। तो इसी वजह से एक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, ताकि एक मोटिवेशन इंडस्ट्री को यहाँ पे टाइम एंड अगेन मिलती रहे, वो
अब यहाँ पे जो इंडस्ट्री है दे एक्सपेक्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट कि PLI के अंडर यहाँ पर या सिमिलर काइंड ऑफ स्कीम भी अगर उनको मिल जाए तो मैन्युफैक्चरिंग द इनगॉट्स छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, ठीक है, अब वो भी इंडिया के अंदर यहाँ पर बनाने की शुरू की जा रही है, बात की जा रही है सोलर पैनल्स के अलावा भी, वो अगर यहाँ पर पॉसिबल हो सके थ्रू दिस तो सोने पे सुहागा ही होगा। तो अब इस वजह से दीज आर ऑल कैपिटल इंटेंसिव पार्ट्स, कैपिटल उसमें बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है। सेपरेटली प्रफुल्ला पाठक सोलर एनर्जी सोसाइटी ऑफ इंडिया वो भी इंसिस्ट कर रही है कि गुड फाइनेंशियल एलोकेशन फॉर द इंडस्ट्री टू हेल्प पुश ओवरऑल इंडिजिनस प्रोडक्शन, कि छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी अब सोलर एनर्जी से रिलेटेड वो इंडिया के अंदर बनने लगे ताकि हम उनको इंपोर्ट ना करें, क्योंकि अब हमारा जो डोमेस्टिकली अगर आप किसी चीज़ को रेट सस्ता करना चाहते हो तो उसको खुद प्रोड्यूस करो, इंपोर्ट आपको कराना पड़ेगा तो अलग से उसका कॉस्टिंग पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन का। तो इसी तरीके से इंडस्ट्री चाहती है कि धीरे धीरे करके हम सेल्फ सस्टेन तो करें ही करें, ठीक है, उसके बाद हम उसको एक्सपोर्ट करना भी शुरू करें। कॉम्पिटिशन एक तरह से चाइना के लिए यहाँ पर हो सकता है। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ PM कुसुम, ठीक है। द स्कीम एम्स टू ऐड सोलर एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 34,800 मेगावाट बाय मार्च 2026। द टोटल सेंट्रल फाइनेंशियल सपोर्ट इतना दिया गया है 34,422 करोड़ रुपीस सैंक्शन अंडर द स्कीम की जो रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट्स हैं उनकी कैपेसिटी जो है 500 से 2 मेगावाट विल बी सेटअप बाय इंडिविजुअल फार्मर्स, ग्रुप्स ऑफ फार्मर्स एंड एटसेट्रा। इंस्टॉलेशन ऑफ 80 लाख स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चरल पंप्स। तो कौन से इसके अंदर यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है, जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। वो समझते हैं कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा देन एवं उत्थान महाअभियान, जिसको हम PM कुसुम भी बोलते हैं, इसको मेजरली यहाँ पर सरकार ने 5 साल का इनिशियल टाइम दिया था, जो कि अब इस साल 2026 के अंदर वो खत्म होने वाला है ना। तो अब इसके अंदर सोलर कैपेसिटी जो है वो बढ़ाने की बात की जा रही थी, तो प्रोडक्शन की भी यहाँ पर बात की जा रही थी। सोलर एनर्जी को यूज करते हुए मल्टीपल तरीके से प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो है सरकार यहाँ पर चाह रही थी। तो अब इस वजह से जो टोटल फाइनेंशियल सपोर्ट दी जानी थी सरकार के द्वारा वो अराउंड 35,000 करोड़ रुपए की थी। एंड यहाँ पर आइडिया क्या था कि 2026 मार्च तक हम कितना अराउंड 35,000 जो मेगावाट है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सोलर्स यहाँ पर जनरेट कर सके। तो 3 तरीके से ये स्कीम को जो है वो किया गया एग्जीक्यूट। कंपोनेंट ए है जहाँ पर अब डिसेंट्रलाइज ग्राउंड स्टिल्ट माउंटेन, यहाँ पर जब आप कह सकते हो रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट्स लगाए जा सके। दूसरी है स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चरल पंप्स के थ्रू। तीसरी है यहाँ पे सोलराइजेशन 35 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चरल पंप्स, जिसके अंदर फीडर या लेवल ऑफ सोलराइजेशन यहाँ पर इंक्लूडेड थी कि फीडर से ही जो अब सोलर एनर्जी जो है जनरेट की जा रही है वो फीडर में जाए, फीडर से ही जहाँ पे सप्लाई इजीली हो सके, है ना, डायरेक्टली वहाँ पर सप्लाई जा सके फीडर के अंदर। तो इस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया गया है। तो इस वजह से अगर आप देखोगे कि 2026 तक इसका मार्च तक जो आइडिया था वो कंपोनेंट था वो फुलफिल होना था। एंड इसी वजह से अब ये चाह रहे थे कि रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड कंपोनेंट ए के अंडर यही था कि अब REPP जो है कैपेसिटी वो 500 से 2 मेगावाट तक की हो सके। सेटअप किया जाना है किसके द्वारा, इंडिविजुअल फार्मर्स के द्वारा, ग्रुप ऑफ फार्मर्स, कोऑपरेटिव, पंचायत, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप टोटल आपका आंसर देखते हो तो अब हमारे पास जो 80 लाख यहाँ पर बात की जा रही थी कंपोनेंट सी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे बोल रहे हैं ना 80 लाख स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चरल पंप्स। तो 80 लाख तो यहाँ पर है ही नहीं है हमारे पास, 35 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चरल पंप्स की बात की गई थी, क्योंकि ये बेसिक हमारा ऑब्जेक्टिव है, कंपोनेंट है, इसको हमें याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देन DRDO कैरीज आउट फ्लाइट टेस्ट ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का यहाँ पर आप ये शॉर्ट फॉर्म याद रख सकते हो। अगर आपको पूरा फुल फॉर्म याद रखना है बस वो भी देख सकते हो, फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। वैसे MPATGM आप इसको याद रख सकते हो। DRDO ने इसको सक्सेसफुली यहाँ पर टेस्ट कर लिया है। एंड DRDO की एक सिस्टर कंपनी, जिसको सिस्टर कंपनी मतलब ओरिजिनल जहाँ पर DRDO स्टैब्लिश है वो नहीं, अगर आप देखो तो उनकी सब यूनिट, ठीक है, हैदराबाद के द्वारा ये डेवलप की गई है। एंड इसके अलावा इसको यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर टेस्ट फायर किया गया एंड अहिल्या नगर के अंदर महाराष्ट्र के अंदर टेस्ट फायर इसको किया गया। एंड बहुत सारी इसके अंदर इंडिजिनस आप कह सकते हो कैपेसिटी या स्टेट ऑफ द आर्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजीज जो है उसको इनकलकेट किया गया है, जिसके अंदर इमेजिंग, इंफ्रारेड, होम सीकर जो है वो भी इन्वॉल्व है, जिस वजह से इसको आप डे एंड नाइट दोनों टाइम पे कहीं पे भी यूज कर सकते हो। अब ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है, दैट इज कि MPATGM इज अ डेरिवेटिव ऑफ नाग मिसाइल। सेकंड, इट कंसिस्ट ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज लाइक फायर एंड फॉरगेट। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट?
सो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो नाग मिसाइल से ही इसका एक छोटा वर्जन, मिनी नाग आप कह सकते हो, मिसाइल तो अब क्या हो रहा है, वो तो लॉन्चर से होती है ना, या अगर जो लॉन्चर से होती है तो उसी का आप कह सकते हो एक रिफाइंड और छोटा वर्जन जो कि अब टैंक्स के थ्रू यहाँ पर फायर हो सके, ठीक है। तो इट इज़ अ डेराइवेटिव ऑफ नाग मिसाइल, तो उसी के पैरामीटर्स पे इसको डेवलप किया गया डीआरडीओ के द्वारा, ठीक है। दूसरा ये है कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे आप कह सकते हो स्टेट ऑफ द आर्ट इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज है, जिसमें इंफ्रारेड होमिंग है जो आपको न्यूज़पेपर में दिया गया, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल एक्चुएशन सिस्टम है, फायर कंट्रोल सिस्टम है। फायर कंट्रोल सिस्टम के अंदर क्या होता है कि फायर एंड फॉरगेट का आपके पास आइडिया आ जाता है। फायर एंड फॉरगेट का मतलब यही है कि इसके अंदर ऑटोमेटिकली क्रूज सिस्टम इस तरीके से फिट किया गया है कि जो भी आपका टारगेट है अगर वो मूव भी करता है, ठीक है, वो मूव भी कर रहा है या मल्टीपल टारगेट्स भी कई बार आपको लगता है कि हिट करने होते हैं, तो वो चीज़ की भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है, दैट कैन ऑल्सो बी अचीव्ड। देन इंडिया टू बी इन्वाइटेड टू ज्वाइन यूएस लेड इनिशिएटिव पैक्ट सिलिका सेज ऑनवॉय। तो अब यहाँ पर ना ऑनवॉय क्या है कि आप कहते हो कि कोई भी कंट्री के अंदर एम्बेसी जब इस्टेब्लिश होती है किसी भी नेशन की, तो अब यूएस की अंदर जो इंडिया की एम्बेसी है ना, वहाँ पर आप कह सकते हो एक नए ऑनवॉय यानी कि एक नए डिप्लोमेट को जो है ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है। तो अभी हालांकि उनकी ऑफिशियल पेपर यहाँ पर नहीं आया है, बट स्टिल आप कह सकते हो कि वन ऑफ द पीपल दोज आर इन यू कैन से जिनको पसंद करते हैं ट्रंप यहाँ पर, या जिनको आइडिया है कि वो ट्रंप को कैसे जीत सकते हैं। सो अब उनकी अभी तक ऑफिशियली यहाँ पर पोस्टिंग हुई नहीं है, पेपर्स मिले नहीं, बट स्टिल भी आप देखोगे कि यूएस की तरफ से एक सिंपल सा आइडिया आ गया कि अब जो पैक्ट सिलिका है उसके लिए इन्विटेशन इंडिया को आ गया है। अब पैक्ट सिलिका एक इस तरह की डिक्लेरेशन है जो 2025 दिसंबर के आसपास यूएसए ने लॉन्च की थी, ठीक है। अब उसके पीछे का आइडिया क्या है कि एआई की टेक्नोलॉजीज हो गई, ठीक है, आपकी जो सेमीकंडक्टर्स हो गए या आपके जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो गए, अब इन्हीं की जो कोई भी ऊपर इनके ऊपर डेवलपमेंट करना चाहते हो, R&D करना चाहते हो, या इसी से रिलेटेड सप्लाई चेन्स है, इनके ऊपर कोई भी किसी भी तरह की डेवलपमेंट है या बिजनेस ऑल टुगेदर की जब बात की जाती है, उसके लिए इसको डेवलप किया जा रहा है। तो आप इसको ये मान सकते हो कि पैक्ट सिलिका इज अ वे बाय विच यूनाइटेड स्टेट्स है वो चाइना को काउंटर करना चाह रहा है, ठीक है। चाइना को काउंटर करने के लिए ये कोलैबोरेशन यहाँ पर यूएस के द्वारा लीड की जा रही है। इंडिया को ऑफिशियली यहाँ पर पहले अगर आप देखोगे इन्वाइट नहीं किया गया था दिसंबर में जब इसको किया गया इनॉग्रेट, ठीक है। तो उसके बाद अब आप देख रहे हो कि जनवरी के अंदर विद इन 15-20 डेज ऑफ जनवरी इंडिया को यहाँ पर इन्विटेशन आ चुका है। सो अब जो गौर है जो कि अब इंडिया के ऑनवाय बनेंगे टू यूएस, ठीक है। तो अब वो क्या है, उनका मेजर आइडिया यहाँ पे यही है कि वो ये बोल रहे हैं कि ट्रंप नेक्स्ट ईयर में भी इंडिया आएंगे, ठीक है, कि अभी मेरी उनसे बात भी हो चुकी है, ट्रंप से तो नहीं, एटलीस्ट ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू अगर बात हुई है तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रंप इज वेरी वेल इंटरेस्टेड इन कमिंग टू इंडिया। रही बात इंपोर्ट टैरिफ्स की 50%, उससे रिलेटेड भी उन्होंने कहा है कि वी हैव अश्योर्ड कि देयर आर चांसेस कि आगे आने वाले टाइम में अमेरिका को हम खुश कर पाए कि हमारे ऊपर जो टैरिफ्स है वो कम हो जाए या इवन कि खत्म ही हो जाए, वो बात यहाँ पर लागू होती है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर मैंशन की गई हैं कि अब जो गौर है उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बताया गया है, एंड रिस्पेक्टिवली उन्होंने बोला कि आने वाले समिट्स में भी ट्रंप इंडिया विजिट करेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई है। उसके अलावा अगर हम पैक्ट सिलिका को इन डिटेल डिस्कस करना चाहते हैं तो क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रही है कंसीडर द फॉलोइंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैक्ट सिलिका। जापान इज द मोस्ट रीसेंट कंट्री टू साइन पैक्ट सिलिका। सेकंड, नीदरलैंड्स इज करंटली नॉट अ पार्ट ऑफ पैक्ट सिलिका। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? सो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। पैक्ट सिलिका को देखते हैं कि ओरिजिनल जो मेंबर्स हैं उसके अंदर जापान है, ठीक है। अब ओरिजिनली अगर आप देखो 7 अलाइड नेशंस की यहाँ पे बात की जा रही है, जिसमें से 5 ऐसी कंट्रीज है, दैट इज जापान, कोरिया, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम एंड ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने साइन किया था। मतलब जापान ऐसा नेशन है जो पैक्ट सिलिका का पार्ट या फाउंडिंग मेंबर्स आप कह सकते हो, ठीक है। फाउंडिंग डिक्लेरेशन जो है अलॉन्ग विद यूनाइटेड स्टेट्स उन्होंने साइन की। अब ऑब्जर्वर स्टेटस उस टाइम पे जो लोग वहाँ पे इनवाइटेड थे, जो कंट्रीज इनवाइटेड थी, वो थी नीदरलैंड्स, इजराइल, यूएई, एंड उन्होंने पार्टिसिपेट जरूर किया इनॉग्रल इवेंट में, बट उन्होंने साइन नहीं किया है, ठीक है। ताइवान, यूरोपियन यूनियन, कनाडा एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, उन्होंने भी ऑब्जर्वर्स की तरह यहाँ पर अटेंड किया। अब पैक्ट सिलिका जो है एक्सपेक्ट कर रहा है कि अपने आप को एक्सपैंड करे। अब एक्सपेंशन के तौर पे इनका 8th एंड द मोस्ट रिसेंट मेंबर जो कि कल ही के दिन दैट इज 12 जनवरी को, ठीक है, 12 जनवरी को जिन्होंने साइन किया है, दैट इज यू कैन से कतर, ठीक है। कतर इनका मोस्ट रिसेंट मेंबर अभी बन चुका है अभी के अकॉर्डिंगली। अब अगर इंडिया को इनविटेशन मिला है, इंडिया भी अगर साइन कर देता तो इंडिया मोस्ट रिसेंट मेंबर यहाँ पर बन जाएगा। बट ओरिजिनली अगर आप देखो कि पैक्ट सिलिका एक ऐसा इकोनॉमिक सिक्योरिटी कोलिशन है एआई एज के लिए, जहाँ पर पहली बार कंट्रीज मिलकर ऑर्गेनाइज करना चाहती हैं कि एआई से रिलेटेड, सिलिकॉन, मिनरल्स एंड एनर्जी रिलेटेड शेयर स्टैटिस्टिक
स्ट्रेटेजिक एसेट्स को, ठीक है। कि अब इसी के तौर पे आप ये एक सिंपल वे में बोल सकते हो कि काउंटर करने के लिए चाइना को यूएस ने ये काम को शुरुआत की है, एंड जो भी स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उनको यहाँ पर शेयर भी किया जाएगा, सप्लाई चेन्स को भी फर्दर यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा, ताकि अगेन जो मोनोपोली है वो यूएस अपने हाथ में रखना चाहता है, क्योंकि एक तरह से चाइना ने जब आंख दिखाई ना यूएसए को लास्ट ईयर, कुछ यहाँ पर हो नहीं पाया, इक्विवेलेंट टैरिफ्स यहाँ पर चल रहे थे उस टाइम पे, तो ये मिटिगेशन के लिए पैक्सेले का जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बन जाता है। देन ट्रम्प सेज वेनेजुएला टाइज वर्किंग आउट वेल, कंसिडर्स मीटिंग विद इंटरिम लीडर। तो रॉड्रिक्स जो कि अभी इंटरिम यहाँ पर प्रेसिडेंट बन चुकी हैं, एंड कल न्यूज़ भी आई थी कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के तौर पर ट्रम्प ने अपने आप को यहाँ पर दिखाया भी है ना। तो चलो वो बात अलग है, उन्होंने बोला कि द नेगोशिएशंस आर गोइंग ऑन वेल, कि आने वाले टाइम में वो रॉड्रिक्स से भी मिलेंगे, एंड जितने भी अब यहाँ पर लोग हैं अंडर दिस मिशन, जब इन्होंने यहाँ पर डीक्रिमिनलाइज करने के लिए, डीकार्टलाइजेशन के लिए जितने भी अटैक्स वेनेजुएला के आसपास वाले रीजन के अंदर किए, तो जितने भी लोग थे मोस्ट ऑफ देम उनको रिलीज कर दिया गया है, बट अभी भी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली 1200 से 1400 ऐसे जो लोग हैं वो प्रिजन्स ऑफ यूएस के अंदर बंद है, ठीक है। उनको उनके बेसिक राइट्स यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं, तो वो वायलेशन वहाँ पर कंडक्ट की जा रही है। तो अब यूएसए के साथ अगर नेगोशिएशन वेनेजुएला की बेटर होती है तो उन यहाँ पर प्रिजनर्स को भी रिलीज करने की बात या मांग वेनेजुएला आने वाले टाइम में कर सकता है। देन चाइना सेज आर्कटिक ऑपरेशंस लीगल, स्लैम्स यूएस ओवर ग्रीनलैंड रिमार्क्स। तो आर्कटिक रीजन के अंदर अगर चाइना यूएस का इंटरेस्ट है, ठीक है, क्योंकि आर्कटिक वाला रीजन अगर आप देखो कोई भी मेजर ऐसे एक्सपेंशनिस्ट कंट्री है, चाइना हो गया, रशिया हो गया, एंड इवन यूएस ऑल्सो, है ना, उनका भी इंटरेस्ट यहाँ पर दिखता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इंटरेस्ट रखना वहाँ पर इज फाइन, ठीक है, क्योंकि आर्कटिक जो है वो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंगली यहाँ पर बाउंड है, ठीक है। आर्कटिक रीजन के अंदर चाइना का ये स्टेटमेंट है, इंटरनेशनल लॉ के अंदर वो बाउंड है, उसके अंदर ट्रीटीज हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं, तो आर्कटिक के ऊपर टेक तो उसी तरीके से लिया जा सकता है, ठीक है। बट जब हम ग्रीनलैंड की बात करते हैं वो सोनली डेनमार्क के अंडर यहाँ पर ऑपरेशनेबल है, नेटो नेशन है, तो इट इज के यूएसए को ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी कंट्री के ऊपर आप पावर से यहाँ पर या उनको सप्रेस करके उनके ऊपर यहाँ पर पावर नहीं ले सकते हो, ठीक है। कि अब कोई सॉवरेनिटी नाम की भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है कि कोई भी वेस्टेड इंटरेस्ट है तो आप अपने खुद के रिजर्व से उसको यूज कीजिए ना, कि दूसरे कंट्री के रिजर्व्स को आप एक्सट्रैक्ट करते रहते हो, अपने रिजर्व्स को तो आप कहीं पे छेड़ नहीं रहे हो, कि दिस इज नॉट द करेक्ट वे दैट यू शुड डू। कि ग्रीनलैंड के साथ अगर आप इकोनॉमिक टाइज यहाँ पर बना के काम कर सकते हो, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, है ना। तो उसको उस तरीके से भी डील किया जा सकता है, कि जरूरी थोड़ी कि आपको वहाँ पे ओनरशिप ही लेनी है ना। तो उसके ऊपर लताड़ा है थोड़ा सा चाइना ने यूएसए को। देन इंडिया जर्मनी साइन पैक्ट टू श्योर अप डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन। तो आपको ये तो पता लग ही गया है ना। अब कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड को डेवलपमेंट की यहाँ पर बात की जा रही है, कि को प्रोडक्शन करनी है एंड को डेवलपमेंट करनी है। अब किन एरियाज के अंदर यहाँ पर इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन बेस्ड ऑन कि डिफेंस के अंदर भी, ठीक है, डिफेंस वाले सिस्टम के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है, जर्मनी के बाद अगर आप देखो जर्मन जो इंडस्ट्री है उनकी, अगर आप गाड़ियों की इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करो, जर्मन कार से आप जल्दी रिलेट कर पाओगे कि उनकी जो टेक्नोलॉजी है दे आर मतलब थोड़ी महंगी होती है, बट यू कैन से कि लॉन्गर टर्म के लिए अवेलेबल होती है। तो जर्मन टेक्नोलॉजी का नाम पूरे वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर है, एग्जिस्ट करता है। तो इंडिया जो है वो चाह रहा है कि अब वो नॉलेज ट्रांसफर इंडिया के अंदर भी हो, तो ज्वाइंटली जर्मनी के साथ मिलकर डेवलप किया जा सके ऐसे रिलेशंस को जो कि लॉन्गर टर्म के लिए चले, एंड जो टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर है वो भी अब नए तरीके से, इनोवेटिव तरीके से बने, है ना। तो अब जो कंसल्टेशन मैकेनिज्म है उसके लिए होगा किस स्पेसिफिक एरिया के लिए, इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। एंड मिस्टर मर्स जो है, ठीक है, उनकी विजिट अब इंडिया के अंदर चल रही है, विजिट टू एशिया है। अब उन्होंने अज्यूम किया है ऑफिस में 2025 के अंदर। उन्होंने बोला बहुत सारी रफ विंड्स थी यहाँ पर, बट स्टिल वी हैव ओवरकम इट, ठीक है। एंड जो आउटकम है वो इस वजह से यही है कि दोनों लीडर्स जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड जॉइंट डिक्लेरेशंस को साइन करने वाले हैं आने वाले टाइम में, जिसमें रिक्रूटमेंट ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल्स होगा बाय जर्मनी, स्पोर्ट्स सेक्टर के अंदर एंड हायर एजुकेशन सेक्टर के अंदर। अब ग्रोइंग कोऑपरेशन होगी डिफेंस एंड सिक्योरिटी, जो कि सिंबल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड शेयर्ड वर्जन होगा, ठीक है। अब वर्क होगा, काम होगा किसके ऊपर, रोड मैप टू एनहांस द कोऑपरेशन बिटवीन द डिफेंस इंडस्ट्रीज। अब सेवरल एग्रीमेंट्स जिसके अंदर स्ट्रेंथनिंग बायलेटरल डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन होगा, वो उनको साइन कर लिया गया है। एंड जो चांसलर की जो पहली ऐसी विजिट है, इट कोइंसाइडेड विद इंडिया एंड जर्मनी, मार्किंग 25 ईयर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज। तो ये और अच्छी जो टाइम पे वो आए हैं। तो अब इसके अंदर यही है कि दोनों टीम्स जो है दे आर डिस्कसिंग मल्टीपल रीजनल इश्यूज ऑल्सो, यूक्रेन को लेकर भी, वेनेजुएला को लेकर भी, बट कोई ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट बाहर नहीं आई है। तो जर्मनी जो है स्ट्रेंथन करना चाहता है अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन्स को, इंडिया जर्मनी जो ट्रेड टाइज है उसके अंदर उनको हेल्प करने वाला है। अब जो बैकड्रॉप ऑफ डिक्लाइन इन यूएस इंडिया जो ट्रेड है उसके ऊपर उन्होंने, जर्मनी ने डायरेक्टली कोई रिमार्क नहीं किया है, बट उन्होंने ये बोला है कि हम ऐसा नेशन है कि हमारे साथ अगर आपकी टाइज थोड़ी सी खराब भी होती है, हम आपके ऊपर किसी भी तरह का सैंक्शन या टैरिफ लगाएं, ऐसा हमारे जो यू कैन से कि हमारे जो काम का ये पार्ट नहीं है, ठीक है। कि वी डेवलप म्यूचुअल टाइज, एंड वो म्यूचुअल टाइज जो है कई बार अच्छी हो सकती है, कई बार खराब भी हो सकते हैं, बट हमारे लिए अगर कोई एक नेशन दोस्त है, हमारा एलाय है, तो हम उनके साथ ऐसे टैरिफ वाला गेम तो एटलीस्ट नहीं खेलेंगे, ठीक है। ये उन्होंने यहाँ पर बात
बात बोली, अब आने वाले टाइम में बायलेटरल टॉक्स जो है दोनों लीडर्स के बीच में, वो एक और रास्ता पेव करेगा कि पूरा यूरोपियन यूनियन जो है उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर फाइनली क्या डिस्कशन होती है. दैट विल बी द मच अवेटेड, यू कैन से, कि आइडिया या आउटकम जो इंडिया यहाँ पर चाहता है कि उनके फेवर में किसी तरीके से हो जाए. देन मोदी मर्ज लॉन्च एनुअल काइट फेस्टिवल इन अहमदाबाद. हर साल यहाँ पर काइट फेस्टिवल अहमदाबाद के अंदर आप देखो या गुजरात के अंदर किया जाता है इनॉग्रेट. इस बार भी जो है वो इनॉग्रेट किया गया. सिंस अब आप कह सकते हो कि जर्मनी के चांसलर जो है वो इंडिया आए हुए थे, तो अब बेटर यहाँ पर आप कह सकते हो कि सेलिब्रेशन जो है वो भी हुई. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हवेलीज, जिसके अंदर स्पेसिफिकली अगर आप देखो अहमदाबाद के पोल एंड हवेली, वहाँ पे उनका भी थोड़ा सा आप कह सकते हो कि डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ, क्योंकि पिक्चर्स वगैरह जो है वो रिलीज हुई हैं. ठीक है, काइट म्यूजियम जो है वो भी है. ठीक है, उनकी भी फोटोग्राफ्स यहाँ पर है, क्योंकि ये नाम जो है यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपको दिए गए हैं. स्पेसिफिकली अगर आप देखो कि प्रेजेंटेशंस के अंदर गुजराती फोक डांस, बेड़ा रास, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम एंड मलाखम्ब, इनका यहाँ पर स्पेसिफिकली नाम दिया गया है. तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रीलिम्स के लिए भी एज वेल एज मेंस के लिए भी, मे बी आपको लिखने के लिए आ जाए. ठीक है, एंड उसके बाद साबरमती रिवर फ्रंट के आसपास ये जो सेलिब्रेशन है वो हुई थी. ठीक है, अब क्या है बेसिकली, मकर संक्रांति या काइट फेस्टिवल क्यों होता है? मकर संक्रांति कल 14 जनवरी को है. ठीक है, बट इनॉग्रेशन हो गई है उसकी, है ना. तो अब ये क्यों होता है? क्योंकि सन जो है अपना एक्सेस चेंज कर रहा होता है. जब हम अर्थ की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे करके जब हमारा सन भी क्या एक्सेस चेंज कर रहा है, अर्थ का एक्सेस यहाँ पर रोटेशन एंड रेवोल्यूशन की वजह से चेंज होता है. तो अब जो शिफ्ट है, अब वो टिल्ट जो है अर्थ का, वो टुवर्ड्स द सन, जहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है उसकी तरफ ज्यादा यहाँ पे सनलाइट फेस होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से समर सीजन की बिगिनिंग यहाँ पर दिखाई देती है ना. तो इसी वजह से ये सेलिब्रेशन जो है वो की जाती है मकर संक्रांति की. एंड यहाँ पर ये भी है कि गुजरात एंड राजस्थान के फीचरिंग जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे कि सितार, सारंगी, वायलिन, मैंडलिन, देन हारमोनियम, फ्लूट, ढोलक, तबला एंड मृदांग जो है उसकी परफॉर्मेंस भी है. ठीक है, तो थोड़ा सा इनके बारे में भी आप एक बार पढ़ लेना. नॉट फॉर यूपीएससी ऑल्सो, बट स्टेट पीसीएस के लिए भी जनरली ये क्वेश्चन जो है ना वो थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं. तो थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देखना कि 135th इंटरनेशनल जो काइट फ्लाइंग की जो रिप्रेजेंटेशन है वो की जा रही है. 135 इंटरनेशनल काइट फ्लायर्स जो है वो आ रहे हैं, जिसके अंदर 50 कंट्रीज हैं, 65 काइट फ्लायर्स फ्रॉम आप कह सकते हो 13 इंडियन स्टेट्स हैं, एंड इन एडिशन 871 काइट फ्लायर्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात आर पार्टिसिपेटिंग. कंट्रीज के नाम आपको यहाँ पर दिए गए हैं. तो जो गुजराती क्यूजीन एंड हैंडीक्राफ्ट, 25 हैंडीक्राफ्ट स्टॉल्स एंड 15 फूड स्टॉल्स जो इनको भी सेटअप किया गया. इतना आपको ध्यान में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये मेजर चीज़ पता होनी चाहिए. काइट फेस्टिवल है, इस बार यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, साबरमती रिवर के पास में है. एंड कौन से यहाँ पर इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स को आपको नाम दिए गए हैं. ठीक है, एंड कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पर नाम दिए गए हैं. दैट्स इट, और कुछ आपको यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है. देन रिटेल इन्फ्लेशन एट 3-month हाई ऑफ 1.33% इन दिसंबर, बट स्टिल आरबीआई का के अकॉर्डिंग 2% का जो यहाँ पर मार्क है, दैट इज अ कंफर्टेबल पॉइंट. ठीक है, अब 2% से तो कम ही है यहाँ पर हमें इन्फ्लेशन देखने में आ रही है. तो देख लेते हैं कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो क्विकन हुई है, थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ गई है. 3 months के अंदर 1.33% दिसंबर के अंदर देखने को मिली. तो लोअर लेवल जो कंफर्ट लेवल है 2% से ये कम ही रही है. एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है मॉस्पी के द्वारा यहाँ पर रिलीज की जाती है मंथली. ठीक है, अब सीपीआई जो है, सीपीआई मॉस्पी के द्वारा यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है. ये आपको बता रहा है कि बेस लाइन डिक्लाइन जो है यहाँ पर प्राइस लेवल को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं. यानी कि अब बेस लाइन के साथ ना बहुत छेड़छाड़ होती है, वो आपको देखने को बता ही चुकी हूँ मैं आपको बहुत बार कि बेस लाइन अगर आप बढ़ा दोगे आपका इन्फ्लेशन रेट कम दिखेगा, बेस लाइन घटा दोगे तो आपका इन्फ्लेशन रेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर ज्यादा दिखना शुरू हो जाएगा. इस बार बेस लाइन जो है थोड़ी सी ऊपर को शिफ्ट कर दी थी. ठीक है, जो फूड एंड बेवरेजेस है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिली है 1.85% की. ठीक है, एज इन दिसंबर थोड़ा सा प्राइसेस जो है वो कम देखने को मिल रहा है. मॉडरेशन जो है कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर देखने को मिली. अब कितना हो गया, 1.85% है, नवंबर के अंदर 2.8% थी. ठीक है, लाइकली थोड़ा सा हाई बेस इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है. ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा ऊपर है तो इन्फ्लेशन यहाँ पर कम नजर आ रही है. ठीक है, अब इंडिविजुअली अगर आप देखो सीपीआई के अंदर भी कैटेगरीज जो हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर कोर इंडस्ट्रीज की आ रही है ना, उसके अंदर भी आप बेस इफेक्ट को ऊपर नीचे कर रहे हो. ठीक है, बट उन्होंने बोला कि ओवरऑल अगर आप इन्फ्लेशन कैटेगरी को यहाँ पर देखो तो 7.7% यहाँ पर देखने को मिली. ठीक है, तो दिस इज द एक्चुअल पिक्चर, 7.7%. ठीक है, ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है हाई है 5% फॉर मीट एंड ऑयल प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, ये आगे भी हाई रहने के चांसेस हैं कमिंग मंथ्स के अंदर, ये डेटा आपको बताता है. पान एंड टोबैको इंटॉक्सिकेंट्स के लिए सेम ही रही 2.96%. एंड क्लोथिंग एंड फुटवेयर की बात करें, इन्फ्लेशन जो है मार्जिनली थोड़ी सी यहाँ पर आपको कम होती हुई नजर आ रही है, जो दिसंबर के अंदर 1.44% थी एंड नवंबर के अंदर 1.49% थी. एंड 2.7% जो थी ये कैटेगरी सेम ही दिसंबर 2024 के अंदर. हाउसिंग सेक्टर के अंदर इन्फ्लेशन जो है थोड़े से कम हुई, अगेन 2.86% दिसंबर के अंदर, 2.95% प्रीवियस मंथ नवंबर के अंदर. एंड फ्यूल एंड लाइट कैटेगरी के अंदर भी ईज आपको देखने को मिल रहा है, 1.97% दिसंबर के अंदर थी, जो कि 2.3% इन नवंबर थी. कोर इन्फ्लेशन के अंदर अगर आप देखो, एक्सक्लूडिंग
फूड एंड बेवरेज एंड जो लाइट एंड एवरीथिंग, इस सबको अगर आप एक्सक्लूड करते हो, वो 28 मंथ हाई ऑफ 4.8% इन दिसंबर 2025 रही, जो कि 4.4% नवंबर 2025 के अंदर थी। बट अभी ये देखने को मिल रहा है कि अब आप जो गोल्ड के प्राइसेस, सिल्वर के प्राइसेस जो है दे रिमेन्ड अनचेंज, तो जिस वजह से 2.4% का आप देख सकते हो इन्फ्लेशन रेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दैट वाज आल्सो ओके, दैट वाज आल्सो फाइन, क्योंकि डिमांड अभी इस टाइम पे इतनी ज़्यादा यहाँ पर नहीं नजर आ रही है। देन ईरान सेज इट्स फाइटिंग फॉर 4 फ्रंट वॉर एज गवर्नमेंट कॉल्स फॉर नेशन वाइड रैलीज। तो अब क्या हो रहा है कि रोड पे उतर आए लोग। अब ईरान के अंदर प्रोटेस्ट इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जो इनिशियली यहाँ पर चीज़ समझ में आ रही थी कि जो इन्फ्लेशन को लेकर लड़ाई शुरू हो रही थी, धीरे धीरे करके उसने पॉलिटिकल रूप यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, तो सिमिलर तरीके से अब ईरान को धमकाया जा रहा है, किसके द्वारा, यूएस के द्वारा भी धमकाया जा रहा है, यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी इस बार, या यूरोप की तरफ से भी ये धमकी आ चुकी है कि अब मैं वो बताऊंगी कि क्या चीज़ है ना, यूरोप की तरफ से भी आगे, खुद के लोग से भी आप परेशान हो, देन इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड प्रोटेस्टर्स से भी आप परेशान हो, फॉर एंड अगेंस्ट। तो 4 फ्रंट वॉर ईरान के लिए यहाँ पर शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अब यूएस की तरफ से वार्निंग आई है, प्रोटेस्ट जो है अगेंस्ट द करंट गवर्नमेंट शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि जो प्रोटेस्ट अभी पहले, क्योंकि ईरान की गवर्नमेंट ने एंड इवन की सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज़ बोली थी ना कि जो प्रोटेस्टर्स अगेंस्ट होंगे उसके अंदर प्रोटेस्ट करना इज फाइन, बट जो अब अंदर में जो लोग मिले होंगे दूसरे नेशंस के साथ, उनको मारा भी जाएगा। तो अभी प्रोटेस्ट की वजह से क्या हुआ, मेनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। ठीक है, इंक्लूडिंग पीपल जो कि अब मिलिट्री के अंदर भी इन्वॉल्व थे एंड कुछ ऐसे लोकल लोग भी हैं। तो अब उनकी फ्यूनरल के ऊपर क्या हो रहा है, बहुत सारे लार्ज मासेस जो इकट्ठा हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि यूरोपियन यूनियन ने भी बोला कि आपका जो स्टांस है ना वो हमें अभी तक क्लियर नहीं हो रहा, हम आपके ऊपर भी यहाँ पे टैरिफ से सैंक्शंस लगाने की बात कर रहे हैं। सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन जो है वो अगेंस्ट द गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोटेस्ट ज़्यादातर देखने को मिल रहा है, एंड अगेंस्ट भी है, फॉर भी है। अब फॉर एंड अगेंस्ट वाले खुद भी भिड़ेंगे तो वहाँ पर दंगे होने के, राइट्स होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, जो कि हो भी चुके हैं। ठीक है, 84 आवर्स से ऊपर हो चुका है कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी ईरान के अंदर फिलहाल नहीं है। तो अभी ईरान का स्टांस क्या है वो किसी को क्लियर नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ के अंदर यही है कि ईरानियंस कॉलिंग फॉर नेगोशिएशंस आफ्टर यूएस थ्रेट टू लॉन्च स्ट्राइक्स। तो यूएस ने भी बोल दिया कि अगर आप अपने खुद के वहाँ पे घर के लोगों को परेशान करोगे, ईरानियंस को परेशान करोगे, तो हम तो मजबूर हो जाएंगे कि आपके ऊपर यहाँ पर अटैक करें। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि ईरान ने इनडायरेक्टली ही बोला है यहाँ पर कि वी आर नॉट इन अ सिचुएशन टू फाइट, कि हम लड़ाई करना नहीं चाहते, कर सकते हैं बट हम करना नहीं चाहते। वी आर ओपन टू नेगोशिएशंस आल्सो, कि थ्रेट देने की हमें जरूरत क्या है। तो उन्होंने डायरेक्टली ये चीज़ नहीं बोला कि वी वांट नेगोशिएशंस, बट उन्होंने बोला कि हमने डिप्लोमेटिक चैनल्स हमेशा से खुले रखे हैं। तो हाँ, इससे थोड़ी सी होप यहाँ पर नजर आती है कि दे आर कॉलिंग फॉर नेगोशिएशंस, दे वांट हेल्प, दे विल बी टेकिंग हेल्प फ्रॉम यूएस मे बी इन द कमिंग डेज। हो सकता है ऐसा कुछ हो यहाँ पर। ठीक है, कि अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है ही वांट्स टू इंटरवीन, बट उनकी इंटरवेंशन इतनी लिमिटेड रखी जाए कि ईरान के ऊपर इतना ज़्यादा यहाँ पर डोमिनेंस अमेरिका का ना देखने को मिली आने वाले टाइम के अंदर। ठीक है, तो अब जो मिस्टर ट्रंप इन हिज नेशनल सिक्योरिटी टीम, उन्होंने ये बोला है कि वाइड रेंज ऑफ पोटेंशियल रिस्पॉन्सेज जो ईरान के अगेंस्ट यहाँ पर हुए हैं, उसके अंदर साइबर अटैक्स, डायरेक्ट स्ट्राइक्स बाय यूएस और इजराइल, अकॉर्डिंग टू 2 पीपल फेमिलियर विद द इंटरनल व्हाइट हाउस डिस्कशंस ऑन द कंडीशंस ऑफ एनोनिमिटी। उन्होंने ये बात बोली कि इजराइल और ऑलरेडी यूएसए का प्लान ही बन चुका है कि अगर स्ट्राइक्स हमें करने की जरूरत पड़े तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व होंगी। तो उससे और ज़्यादा काम खराब हो, इससे बेटर है कि अभी आप डिप्लोमेटिक टाइज एंड पीसफुल तरीके से इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लीजिए। देन सेफ्टी ऑफ विक्टिम्स पैरामाउंट वाइल कंसिडरिंग बेल इन पॉक्सो केसेस। पॉक्सो केसेस में चाइल्ड अब्यूज़ की यहाँ पर बात आ रही है। तो एक केस आता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो जहाँ पर ऑलरेडी अब एक जगह में कोई बचपन में आप कह सकते हो कि माइनर के साथ कोई दुष्कर्म वाला ऐसी सिचुएशन हुई थी, तो पॉक्सो के अंडर जो अब आप कह सकते हो कि जो व्यक्ति हैं उनको जेल में भेज दिया गया था। बट अब आप देखो कि सुप्रीम कोर्ट के अंत से पहले पहले उन्होंने क्या किया कि अपनी बेल की पिटिशन फाइल की, जो कि अप्रूव भी हो गई। सुप्रीम कोर्ट के पास एक रिव्यू में पिटिशन डलते हैं कि किस बेसिस पे उनको यहाँ पर बेल ग्रांट की गई है। क्यों? क्योंकि अब जो विक्टिम है एंड द पर्सन एक्यूज वो दोनों सेम ही की मोहल्ले के अंदर रहते हैं, है ना। कि अब इससे क्या होगा कि जो विक्टिम के ऊपर तो सर इसका पड़ेगा ही, देयर आर चांसेस कि जो व्यक्ति है, जो एक्यूज्ड है, वो एक पावरफुल फैमिली से, कि वो सबूत आने वाले टाइम में मिटा दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि आप पैरामाउंट तरीके से क्यों नहीं चीजों को यहाँ पर कंसिडर करते। बेल केसेस जो कि पॉक्सो या हीनियस क्राइम के अंदर यहाँ पर नहीं दी जानी चाहिए, एंड इस केस में तो सेम मोहल्ले में रहते हो, पावरफुल फैमिली से कोई बिलोंग करता है, तो देयर आर चांसेस कि ये चीजें होंगी ही होंगी, है ना। कि किस तरीके से, किस बेसिस पे आपने ये जो बेल है उसको ग्रांट की है। तो अब इसी के अंदर यहाँ पर बोला है कि जो चार्जेस है दे वर फ्रेम्ड अगेंस्ट द एक्यूज अंडर मल्टीपल प्रोविजंस ऑफ बीएनएस एंड द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, इंक्लूडिंग सेक्शंस ऑफ सेक्शन 5 सब क्लॉज 1 एंड सेक्शन 6 ऑफ पॉक्सो एक्ट, जिस वजह से एग्रेवेट हुआ यहाँ पर सेक्सुअल असॉल्ट का जो केस था, एंड स्पेसिफिकली माइनर के अंदर। तो पनिशमेंट जो है वो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी ही होती है। तो इस केस में आपने कैसे बेल दे दी किसी को। तो अब यहाँ पर सरकार तो क्या ही, जो लोअर कोर्ट्स है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि थोड़ा सा तो ध्यान रखिए सिचुएशन को, एंड सिचुएशन की जो डेलिकेसी है उसको ध्यान में रखते हुए जो विक्टिम है उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए एट एनी कॉस्ट। उनकी जो ऑलरेडी उनके साथ तो इनजस्टिस यहाँ पर हो ही चुकी है ना। अब उस इनजस्टिस के ऊपर
सुप्रीम कोर्ट या इवन की जो कोर्ट सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, वो और ज़्यादा रिलैक्स यहाँ पर दिखेगा, तो ये चीज़ अच्छी यहाँ पर पोर्ट्रेट नहीं होती है, बेल नहीं दी जानी चाहिए। देन chaos में हैपन इफ कूजी को लॉ मेकर्स ज्वाइन मणिपुर गवर्नमेंट। अब मणिपुर के अंदर आप देखो 2023 ऑनवर्ड्स मेती और कूजी को, दो कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, उनके बीच में लड़ाई चल रही है। अब आप देखोगे कि नेशनल हाईवे जो सरकार के द्वारा बनाया गया, जिसको नेशनल हाईवे M2 भी बोलते हैं, है ना, वो भी अब यहाँ पर डिस्प्यूट, उसको लेकर डिस्प्यूट भी क्या है, वो नेशनल हाईवे बंद ही कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो मेजर इंटरनल रीजन्स के अंदर से होकर जाता है, तो वहाँ पर अब जो लड़ाई है वो शुरू हो जाएगी अगर कोई भी एक कम्युनिटी का व्यक्ति दूसरे कम्युनिटी के एरिया में घुस जाता है तो। ऑल्दो अगर उनका इंटेंशन यहाँ पे सिर्फ ट्रैवल करना हो, दैट विल ऑल्सो नॉट बी पॉसिबल। तो अब क्या है, सरकार यहाँ पे क्या कह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सिंस प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर लगा हुआ है, तो द सेंट्रल गवर्नमेंट वांट्स कि एक पॉपुलर गवर्नमेंट आए। पॉपुलर गवर्नमेंट मतलब जिसको लोग खुद से चूज करें। अब सिंस अगर आप मणिपुर के अंदर देखो तो 60 सीट्स हैं असेंबली के अंदर, तो ये 60 सीट्स के अंदर रिजर्वेशन के अकॉर्डिंगली 10 ऐसी सीट्स होंगी जो कि अब किसको, कोजिको कम्युनिटी को देनी कंपलसरी है, रिजर्वेशन है उनके लिए, है ना। तो अब जो लोग हैं वहाँ के, जो गवर्नर भी है उस टाइम पे अगर आप बोलो, उनको भी पूछा गया कि आप क्या चाहते हो, क्या लगता है आपको कि क्या सिचुएशन हो सकती है। उन्होंने बोला कि वायलेंस तो अब कम हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पहले से बेटर हो चुका है, बट अभी भी जो लोग हैं, या काउंसिल से भी जब पूछा गया, जो लोग हैं अभी भी कोजिको कम्युनिटी के वो भड़के हुए हैं, ठीक है। कि अगर आप फिर से यहाँ पर इलेक्शन का, फिर से क्या इलेक्शन कंडक्ट कराने की अगर आप बात करते हो, तो वो भड़का हुआ जो आप कह सकते हो ना फेज है, जो सप्रेस किया गया है, वो वापस से पिक्चर में आ सकता है कि अभी पहले आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने दीजिए, थोड़ा टाइम तक सस्टेन करने दीजिए, उसके बाद जाके कहीं पे सोचेंगे कि इलेक्शन को कंडक्ट कराना है या नहीं कराना है। क्यों? क्योंकि दोनों कम्युनिटीज आपस में वापस से भिड़ सकती है, जिससे वायलेंस हो सकती है एंड लॉस ऑफ लाइफ हो सकती है। कि ऐसे लोग जिनका कुछ लेना देना नहीं है, जो सिविलियंस हैं, जिनका कोई भी इस डिस्प्यूट से लेना देना नहीं है, ठीक है, चाहे किसी भी कम्युनिटी को बिलीव के अंदर फॉल करते हो, उनका यहाँ पर नुकसान हो जाएगा, तो वो फिर बात ज़्यादा बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आएगी। तो इसलिए बेटर है कि अभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर संभली हुई है तो उसको संभले रहने दीजिए। देन गवर्नमेंट डिस्प्यूट्स रिपोर्ट्स दैट इट प्लान्स टू सीक सोर्स कोड्स ऑफ फोन्स, है ना। तो अभी डिस्प्यूट उठ गया है क्योंकि जो कंपनीज है दे डू नॉट वांट टू शेयर द सोर्स कोड, तो उसके अकॉर्डिंगली क्लैरिफिकेशन जो IT हमारी जो आप कह सकते हो कि मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ IT है, उन्होंने ये चीज़ बोली है कि हमारा कोई ऐसा गलत इंटेंट इस चीज़ को लेकर नहीं है कि ये रेगुलर तरीके से हम जो फ़ोन के आपके सोर्स कोड्स हैं उसको देखकर हम सिर्फ इंस्पेक्ट करना चाहते हैं कि क्या उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं एग्जिस्ट करती फॉर द लार्जर पीपल, ताकि वो अब कोई आगे जाके कम्युनिटी में इश्यूज ना, प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। क्योंकि साइबर अटैक्स के केसेस भी बहुत आते हैं, ऐसे मल्टीपल चीज़ें जो है प्रिवेसी से रिलेटेड है, ठीक है, उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ इसको एक सिक्योरिटी मेजर के तौर पर देखना है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी रिप्रेजेंटेटिव से बहुत सारे कंपनीज के, तो उनसे सारी चीज़ें उनको जस्टिफाई की गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि ये हमारा प्लान है कि जस्ट सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से हम फ़ोन कोड यहाँ पर मांग रहे हैं। तो अब सरकार ने ये बोला है कि हमने उनको आश्वस्त कर दिया है, सेटिस्फाई कर दिया, उनकी तरफ से ऐसी कोई रिटेलिएशन हमें समझ में या देखने को नहीं मिल रही है। अब आगे क्या इसके ऊपर यहाँ पर बात होगी एंड फोन कोड जो है वो रिलीज होंगे नहीं होंगे, परमिशन यहाँ पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाएगी मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा या नहीं, वो आने वाले टाइम में देखने को पता लगेगा। देन PSLV C62 स्ट्रेज फ्रॉम फ्लाइट पाथ फेल्स टू लॉन्च सैटेलाइट। तो अब क्या होता है कि अब हमारे पास जो लॉन्च व्हीकल है PSLV, है ना, तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि मई के अंदर भी आप देखो 2025 के अंदर ये इशू जो है वो रेज हुआ था, है ना, कि जो मल्टीपल तरीके से हमारे पास जो लॉन्च व्हीकल है टाइम एंड अगेन PSLV जो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब पहली चीज़, ये दोनों की दोनों न्यूज़ जो है इंटरकनेक्टेड है, तो इसको ध्यान से समझना, मेजर मेजर पॉइंट्स क्या है। पहली चीज़ ऐसी है कि PSLV जो है हमारा लॉन्च व्हीकल, अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहोगे, है ना, एटमॉस्फेयर में ऊपर ऊपर जाते रहोगे, तो क्या होगा, आपका जो प्रेशर है वो कम होता रहेगा, ग्रेविटी का इंपैक्ट है वो भी धीरे धीरे करके कम होता रहेगा, है ना। बट आप जब एक जोन से दूसरे जोन में जाते हो, जैसे आउटर स्पेस की तरफ जाना शुरू करते हो, वहाँ पे जो थ्रस्ट है वो जनरेट करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब जनरेशन के लिए आपको एयर भी चाहिए, है ना, एक लिक्विड स्टेज, एक सॉलिड स्टेज से लिक्विड स्टेज में आपको यहाँ पर शिफ्ट करना है, उसके लिए भी आपको शिफ्टिंग के लिए प्रॉब्लम आती है जनरली, है ना। तो वही सारी मेजर प्रॉब्लम्स PSLV के अंदर देखने को मिल रही है, जो कि अब 18 मई 2025 को भी लॉन्च के टाइम पे देखने को मिल रही थी। सेम काइंड ऑफ चीज़ यहाँ पर आई। अब क्या है, व्हीकल जो है वो डिटैच होता है, इनिशियल 2 फेजेस में बिल्कुल सही हुआ, जब प्लेसमेंट की बारी आई थोड़ा सा आउटर एरिया के अंदर आई, क्योंकि सिंस सन सिंक्रोनस या ऑर्बिट के अंदर जानी थी पेलोड लेकर, 16 टोटल पेलोड्स लेकर ये जा रहे थे। तो इन दैट सिचुएशन अब क्या होता है कि अब डिटैचेबल फॉर्म में होता है, जैसे मैंने कल आपको रॉकेट जो है वो लॉन्च व्हीकल जो है आपको बना के भी दिखाया था, ठीक है, इस तरीके का लॉन्च व्हीकल होता है कि अभी अपर पोर्शन के अंदर ही अगर आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ आपके पेलोड जो है वहाँ पर ही होते हैं, बाकी जो दोनों वाले एरियाज होते हैं ये डिटैचेबल होते हैं, है ना। तभी हमने बोला था कि इम्पैक्ट किस पे जाएगा, पैसिफिक ओशन के अंदर इम्पैक्ट जाएगा, है ना। तो अब क्या हो रहा है कि अब जो स्ट्रैप-ऑन्स है ना, स्ट्रैप-ऑन्स क्या होता है कि थ्रस्ट जनरेट करने के लिए एडिशनल उनको एयर भी चाहिए, सॉलिड से लिक्विड की तरफ अगर आप वहाँ पर प्रोपेल कर रहे हो वो चीज़ भी चाहिए होती है। सो जितना ये चीज़ लेमैन टर्म में मैं आपको समझा रही हूँ उसके अकॉर्डिंगली क्या हुआ है कि एक तो जब ये स्विच करना था फ्यूल को,
वो चीज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। दूसरी चीज़ ये कि अब इम्पैक्ट वहाँ पर जो आप कह सकते हो स्पेस की विंड्स का इतना ज़्यादा था कि अब एकदम से जो सॉलिड से लिक्विड की तरफ प्रॉब्लम आई, प्लस जो अब हमारा जो रॉकेट है, ठीक है, वो घूमना शुरू हो गया, स्पिन करना बहुत तेज़ी से शुरू हो गया। ये स्पिन इतना ज़्यादा होना शुरू हुआ कि अब जो थ्रस्टर्स हैं वो काम करना बंद कर गए, ठीक है। थ्रस्टर्स के बाद एडिशनल थ्रस्ट जनरेट नहीं हो पाई, एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर स्विच नहीं हो पाए आप डिफरेंट फ्यूल के अंदर, है ना। जो फ्यूल की स्टेज है सेकंड फ्यूल, सॉलिड से लिक्विड की तरफ आप यहाँ पर जो शिफ्ट नहीं हो पाए, इस वजह से ये प्रॉब्लम यहाँ पे बार बार देखने के बाद भी, इतना रिसर्च करने के बाद भी आप देखोगे कि पहला आर्टिकल ये कहता है कि अब ये प्रॉब्लम जो है देखने को आ रही है पीएसएलवी के अंदर, तो इसके ऊपर फर्दर डेवलपमेंट जो देखने को मिलेगी। सेकंड आर्टिकल आपका मेनली डील करता है विद द थिंग्स कि अब ये कौन सा पैसा जो है वो किसके पास जाएगा, क्योंकि इतना मेजर नुकसान हुआ है, 16 पेलोड्स है डिफरेंट कंट्रीज के हैं, तो किस तरीके से जो पैसा है उसको एडजस्ट किया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ये सिंपल सी चीज़ बताई जा रही है कि अब इसके अंदर जैसे अब डीआरडीओ के द्वारा साथ में इसरो के मिलकर इसको डेवलप किया जा रहा था, सो अब क्या हो रहा है कि ये फेल हो गया मिशन, तो अब सरकार से डीआरडीओ जो है एडिशनल यहाँ पर ग्रांट जो है वो लेगा, मतलब कि अब जो सरकार है वही बॉर्न करेगी इसका मेजरली खर्चा व्हेन इट कम्स टू द रॉकेट, अगर वो फेल होता है तो। अब पेलोड्स की बात की जाए तो पेलोड्स के केस में जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो हायर प्रीमियम्स पे करते हैं, तो उनका लॉस वहां पर कवर्ड होगा। अगर कोई सरकार है जो वो खुद से ऐसे कर रही है, वो प्रीमियम पे नहीं करती, तो वो खुद से यहाँ पर लॉस बेयर करेगी। एंड कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसने इंश्योरेंस भी अगर नहीं कराई है, तो इंश्योरेंस के केस में खुद से सारा का सारा पेलोड का जो लॉस है उनको लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनका इंटरनली पहले से ही एग्रीमेंट हुआ होता है कि इन केस इफ द मिशन फेल्स, तो कोई भी एक कंपनी दूसरी कंपनी के ऊपर नेग्लिजेंस के केस में भी यहाँ पर किसी तरीके से जो केस है वो नहीं कर सकती, ठीक है। दे कैन नॉट सू ईच अदर। तो ये सिंपल से आपकी बात है कि कौन किसका खर्चा किस तरीके से बेयर करेगा। एंड हालांकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि सरकार के द्वारा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर रिपोर्ट पहुंच चुकी है, उसके ऊपर जांच चल भी रही है कि किस वजह से पीएसएलवी यहाँ पर फेल हुआ है, बट सिंस उसकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं रिलीज की गई, क्योंकि आपको ये पता होगा कि जो ये वाला आप कह सकते हो स्पेस मिशन था, इसके अकॉर्डिंगली बहुत सारी मल्टीपल सैटेलाइट्स थी एंड वो पब्लिक डोमेन में सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रिलीज नहीं की जानी थी, इस वजह से इसके बारे में भी और ज़्यादा यहाँ पर जानकारी नहीं दी जा रही है। देन पीएनजीआरबी डीवी इंक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एडवांस हाइड्रोजन इंटीग्रेशन। तब क्या है, इंडिया के पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने क्या किया है, जर्मन काउंटर पार्ट के साथ मिलकर, जर्मनी के साथ अगेन एक टाई की बात हो रही है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर साइन हुआ है इन द केस ऑफ कि हाइड्रोजन को हम कैसे इंटीग्रेट कर सके गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। अभी तक हम एलपीजी के ऊपर ही काम कर रहे हैं ज़्यादातर, या सीएनजी के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं व्हीकल्स के अंदर, सीएनजी एलपीजी जो है हमारी कुकिंग फ्यूल के अंदर, एलपीजी के भी बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं हमें। तो अब हाइड्रोजन एक क्लीनर फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, क्योंकि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है तो वो हमारे पास फॉसिल फ्यूल से, अब उससे हम क्लीनर एनर्जी की तरफ कैसे शिफ्ट हो, तो वो जर्मन टेक्नोलॉजीज के साथ यहाँ पर मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है कि डेटा को भी शेयर किया जाएगा। अब आप कह सकते हो कि कोई भी जो मेथोडोलॉजीज है सेफ तरीके से, अगर आपको नेशनल आपकी जो ग्रिड के अंदर, कौन सी ग्रिड, क्योंकि एक ऐसी नेशनल ग्रिड जो है जो कि आपको फ्यूल की सप्लाई देगी, वो भी डेवलप करने की बात सरकार यहाँ पर कर रही है, ठीक है। तो अब उसके बेसिस पे किस तरीके से हाइड्रोजन को इंटीग्रेट किया जा सके फॉर सच काइंड्स ऑफ फ्यूल्स, जो कि अब हमारा कार्बन फुटप्रिंट भी कम करे, ठीक है। तो उसके ऊपर यहाँ पर काम किया जाएगा जर्मनी के साथ मिलकर। Then Center Mulls proposal to hike wage ceiling for EPFO ESIC at uniform from 25,000 to 30,000। तो अब ये मुद्दा जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है EPFO का और ESIC का, ठीक है। EPFO के अंदर आपकी जो सीलिंग है वो सरकार ने रिसेंटली 15,000 की है, ESIC के अंदर वो 21,000 है ना। तो अभी सरकार के पास जो केस आया था, सुप्रीम कोर्ट के पास केस आया था, उन्होंने गवर्नमेंट को बेसिकली क्या बोला है, इसके ऊपर फॉलोअप ही है कि 4 महीने के पास, आप 4 महीने का टाइम है आपके पास, कि 4 महीने के अंदर अंदर इस डिस्क्रिपेंसी को आप प्लीज खत्म कीजिए, क्योंकि ESIC एंड EPFO की जब हम बात करें इतना ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस देखने को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अब जो सरकार है वो किस तरीके से काम कर रही है। बेसिक आइडिया इज कि जो 15,000 EPFO की सीलिंग है ना, EPFO के एक्चुअली में जो बेनिफिशरीज हैं वो भी ज़्यादा है, ठीक है। कि EPFO के अंदर आप देखो 8.5 करोड़ बेनिफिशरीज हैं, बट हम ESIC की बात करें उसमें सिर्फ 3.25 करोड़ जो बेनिफिशरीज हैं। बट आप ये भी देखो कि जो हमारे पास EPFO है ना, उसका जो आप कह सकते हो बेनिफिट है वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टू द सिंगल इंडिविजुअल है, बट ESIC के केस में उनकी फैमिली को भी यहाँ पर कवर मिलता है। तो 14 करोड़ का अमाउंट आप देखोगे कि उनको यहाँ पर टोटल बेनिफिट सरकार को भी बेयर करना पड़ रहा है, 14 करोड़ बेनिफिशरीज का, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी देखने को मिल रही है, तो सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोला है कि फाइनली आप इसके ऊपर कुछ डिसीजन दीजिए। एंड सरकार यहाँ पर चाह रही है कि 25 to 30,000 के बीच के अंदर अंदर जो दोनों का ही एक जो सीलिंग लिमिट है वो लगा दिया जाना चाहिए। एंड इवन की जो अब सरकार जो कोई भी जॉब कर रहा है
ESIC या EPFO के अंडर जो भी उनका यहाँ पर चल रहा है, प्रोविडेंट फंड के अंडर यहाँ पर जो इस्टेब्लिशमेंट की जा रही है एडिशनल फंड के अंदर, तो उसको भी यहाँ पर लिमिट किया जा सके। लिमिट इन द सेंस कि वो सबके लिए यूनिफॉर्म या स्टैंडर्डाइज तरीके से हो सके, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द इनकम ऑफ द पर्सन, कि जिसकी जैसे 15,000 रुपये इनकम है, बेस सैलरी उसकी 15,000 है, ठीक है, ये बेस सैलरी के टोटली 15,000 है, उनके लिए तो यहाँ पे वॉलंटरी ही होगा, है ना, वो चीज़ तो एग्जिस्ट करेगी। बट उससे ज़्यादा अगर कोई सैलरी कमा रहा है तो अब एक सीलिंग लिमिट किसके ऊपर लगा दी जाएगी, क्योंकि अब सपोज कीजिए कि मैं अगर 40,000 रुपये कमा रही हूँ, ठीक है, मैं 40,000 रुपये कमा रही हूँ, उसमें से मैं बोलूँ कि 15,000 रुपये तो मैं चल कटवा ही देती हूँ, ठीक है, कि अब मैं 15 का तो मिनिमम मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर लगा ही दिया गया है, 15 तो देने हैं, मिनिमम लिमिट भी 15 का लगा दिया गया, तो मैं 4-5 हज़ार रुपये और बीच में डाल देती हूँ। इससे क्या होगा कि मेरे एम्प्लॉयर को एक्स्ट्रा शेयर देना पड़ेगा बीच में, क्योंकि जस्ट बिकॉज मैं उसको सेव करूँ तो ये चीज़ भी नहीं होगी, ठीक है, तो इसके ऊपर भी सरकार यहाँ पर काम कर रही है। एंड टोटली ये जो डिसीजन है 4 महीने के अंदर सरकार को दिया जाना है। देन 2025, 2026, इवन 2027, 2025 का चलो आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू प्रोग्राम के बारे में लेटेस्ट अब आपको इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। 2026, 2027 के जो अब पेड बैचेस हैं व्हेन इट कम्स टू फाउंडेशन एज वेल एज फॉर UPSC एज वेल एज फॉर स्टेट PCS एंड ऑप्शनल्स के भी बैचेस हमारे पास आपके लिए अवेलेबल है। जस्ट आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट पर जाकर कोर्सेज को चेकआउट करना है, दैट इज www.sleepyclasses.com, या आप हमारी email ID sleepy.classes@gmail.com पे भी हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे अगर हम कॉन्टैक्ट करते हैं तो भी आपको कोर्सेज के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू न्यूज़ है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे पर्सनली एंड कमेंट सेक्शन में भी, तो वी विल गेट इट सॉल्व एज सून एज पॉसिबल। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।